बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मेरी दिली दुआ है कि आप जहाँ हों बखैरियत हों, खुश खुर्रम हों, तो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। मेरी वही भी रोज़ाना वाली रिक्वेस्ट कि काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो कि रियाज़ हुसैन बुखारी के नाम से है, जिसमें मैं हर किस्म के मसाइल उठाता हूँ। अभी मुझे थोड़ा अर्सा हुआ है, लेकिन ये मैं मजबूर हुआ हूँ कि मुझे ये बातें, क्योंकि बीमारी की वजह से मेरी टाइपिंग कैपेबिलिटीज़ या टाइपिंग स्पीड है वो समझे कम हो गई है काफ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी और फिर मैंने ये शुरू किया जो मैं लिख के करना चाहता था, जिसमें कि मुझे अब मुश्किल पेश आती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा मैं गुफ्तगू करके आपको उन हक़ाइक़ के बारे में बताऊं। पहले तो मैं अपने उस दोस्त का शुक्रिया अदा करता हूं जो कि एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक अखबार का मालिक है, कि उसने एक सवाल करके उसको मैं बड़े आसानी से जवाब दे सकता था, लेकिन मुझे पता है यहाँ से वो बहुत ज़्यादा बहस तलब मामला है और इतना टाइम हमारे पास ना होता। तो मैंने कहा जो मैंने बात करनी है उससे मैं गुफ्तगू की सूरत में सब तक पहुँचाऊँ। यकीनन मेरा वो दोस्त भी सुनता है मुझे। मैं पॉलिटिक्स में तो जो बात करता रहता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की है कि कोई समाजी मसला हो, कोई माशरती मसला हो, मुझे आप मैसेज करें, उस पर मैं अपना व्यू दूंगा और शायद यहीं से हम आगे बढ़ पाएँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। कल मैंने एक वीडियो की थी अगरतला साजिश केस के बारे में। सवाल उनका ये था कि अगरतला साजिश केस है क्या। मैं कोई उस वक्त जब ये साजिश केस हुई थी, मैं मेरा ख्याल दूसरी या तीसरी में होऊंगा, तो ज़ाहिर है, लेकिन मुझे शुरू से ही आप कह रही अपने मुँह मियाँ मिठू बनने वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अपने मुल्क के हालात के बारे में उस वक्त भी जानने की कोशिश करता था, चाहे मुझे कुछ समझ थी न थी। लेकिन मैंने आज के उन नौजवानों से, और मुझे पता है मेरी उम्र के भी बहुत से साथियों को जो दुनिया में हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, इन हक़ाइक़ का पता नहीं होगा। और मैंने भी पढ़ता ही था बस, लेकिन ज़हन में रख देता था कि मेरे ख्याल में जो हो गया हो जाता है, हो जाना चाहिए, पहले हो गया, उस पर रोने पीटने के बजाय आगे की तरफ देखा जाए। और मैं उस असूल पर अपना रास्ता बनाता हूँ कि माजी के आईने में हाल के आईने में माजी को देखकर मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी या पेश बंदी की जाए। मैं एक बात बहुत बड़े दुख से कह रहा हूँ, और इस पर हो सकता है मेरे नौजवान साथी और कुछ मेरे हम उम्र मुझसे छोटे वो मुझसे नाराज़ भी हो जाएं। नाराज़ होते हैं, लेकिन अपनी नाराज़गी का इजहार ज़रूर करें कमेंट की सूरत में। ये मैं अपना फ़र्ज़ समझ के जो भी ये गुफ्तगू करता हूँ, अपना फ़र्ज़ समझ के एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि हम मुस्तकबिल को ज़रा बेहतर अंदाज में प्लान कर सकें। अगर मैं पता नहीं हमारा कल क्या था, हमारा आज क्यों ऐसा है, और कल इस क्यों को हम बेहतर मुस्तकबिल में कैसे बदल सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत दुख से, बहुत तकलीफ से कह रहा हूँ, मेरे बहुत से हम उम्र साथियों, मेरे मुझसे छोटों और नई नस्ल, तीसरी नस्ल जो हमारी आ चुकी है, अभी तो मेरी तीसरी नस्ल 3-4 साल की है, लेकिन मेरे आज वो अगली नस्ल जो MPhil PhD मास्टर पता नहीं क्या क्या कर चुकी है और क्या, लेकिन उनको पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान के हालात से, पाकिस्तान के माजी से कोई उन्होंने झांकने की कोशिश नहीं की, माजी के झोंकों में।
اور نہ ہی انہیں کچھ کا پتہ ہے. میں نے پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ایس جس سبجیکٹ میں تھا، میں نے کیمسٹری میں ماسٹر کیا تھا اس وقت، جبکہ 0.2% کیمسٹ تھے پاکستان میں. تو لیکن میرا تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. اس وقت بھی میں ایسی باتیں کرتا تھا کیونکہ اس وقت تو بکس ہی تھی نا. اب تو بکس پڑھنے کی عادت ختم ہو گئی ہے. میگزین پڑھتا تھا، اس میں جو کچھ ورژن ہوتا تھا حکومت کا وہ چھاپتی تھی. تو کچھ لوگ انڈیپینڈنٹ صحافی چھاپتے تھے، انہیں میں پڑھتا تھا، وہ میں ٹرین کرتا تھا اپنے ذہن میں. تو میں نے جب ان سب سے ایک سوال کیا کہ اگرتلا سازش کیس جو ہے میری، تو اس سے میں ویڈیو پہلے بنا چکا تھا. پھر میں 3-4 گھروں میں ایسے باتوں میں نے بتایا نا، میں نے پی ایچ ڈی، ایم فل لوگوں سے پوچھا تھا، کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اگرتلا کوئی چیز بھی ہے، کوئی لفظ بھی ہے. نہ انہیں کوئی ڈھاکہ فال کا کوئی اندازہ تھا. سقوط مشرقی پاکستان کا جو ہمارے ساتھ المیہ ہوا تھا وہ چاہے الگ ہو گیا، لیکن بنگلہ دیش موجودہ اور ہمارے دل اب بھی شہریوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں. یہ ایک وہ بٹر ریئلٹی ہے جو میں تو محسوس شاید کر سکتا ہوں، لیکن ہماری نوجوان نسل نہیں کر سکتی، کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہمارا ایک پورا بایاں بازو کٹ گیا. خیر، کسی کو پاس میں نے 4-5 ایسے سوالات کیے تو کسی کو نہ 65 کی جنگ کا پتہ تھا، نہ معاہدہ تاشکند کا پتہ تھا، نہ وہ ذوالفقار بھٹو کا ماضی جانتے تھے، نہ وہ شیخ مجیب الرحمان کا ماضی جانتے تھے، اور حال بھی ان کا انجام بھی پتہ نہیں تھا اکثر کو. مجھے بہت دلی دکھ ہوا کہ ہماری نئی نسل اپنے ماضی کو بالکل بھول چکی ہے. وہ اور ان میں ایک اور چیز جو آئی ہے نا، جو دیکھا ہے میں نے، فیل کیا ہے بڑے آرام سے، ان میں زیادہ تر میں اہل یوتھ کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ بات کر دیتے ہیں اگر عمران خان نہ رہا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا، بڑے آرام سے. اور میرا بس نہیں چلتا، میں خود کو مار ڈالوں یا کیا کروں کہ میرے ملک کے بارے میں اتنے آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں ملک ٹوٹ جائے گا. ملک کی تاریخ، دنیاوی تاریخ میں 3-4 بندے ایسے ہیں جو کہ اپنے ملک کے ماتھے پر بدنما داغ ہیں: مودی، ٹرمپ اور مانا لنگڑیالوی اور شیخ مجیب الرحمان جی. میں ان کے باقی گورباچوف وغیرہ ان سے یہ جو جن کے ہمارے آپس میں تعلقات انٹر لنکڈ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. خیر، مجھے اس افسوس کے ساتھ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، جو کہ میں اتنی زیادہ لمبی کرنا نہیں چاہتا تھا. کل میں نے کہا تھا اگرتلا سازش کی بنیاد بنا کر کے، جس پہ میں نے 6 نکات پہ میں نے ختم کیا تھا، جو شیخ مجیب الرحمان جسے میں غدار سمجھتا ہوں تھے، کہ میں آج اس پہ بات کروں گا. لیکن میں اس پہ آج بات نہیں کر رہا، میں اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہ رہا ہوں کہ کس کے بیک گراؤنڈ کیا تھا، یا کم از کم بنایا کیسے گیا تھا کہ جس سے یہ 6 نکات نے جنم لیا. تو اور مجھے میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ زیادہ عرصہ چلتا رہے گا. تو میری دوستوں سے ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے، آپ کے پاس پڑھنے کا، سرچ کرنے کا وقت نہیں ہے تو کائنڈلی میری چند منٹ کی گفتگو سن لیا کریں. اس میں آپ کو بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں جو عام طور پر تو اپنی یادداشت کے سہارے ہی کرتا ہوں، لیکن آج میں جو کچھ بتانے لگا ہوں اس کے لیے میں نے باقاعدہ دیکھے ہے، کیونکہ مجھے یہ حقائق پتہ نہیں تھے جو حقیقت کی بنیاد پر ہیں یا بنائے گئے تھے. بہرحال اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے 6 پوائنٹ کا، کہ 66 میں مشرقی پاکستان کے اپوزیشن لیڈر، اور 66 میں یہ یاد رکھیے ذوالفقار بھٹو ریزائن کر چکے تھے معاہدہ تاشکند کے بعد. اس پہ بھی میں بعد میں آؤں گا معاہدہ تاشکند کیا تھا اور کیا. 66 میں عوامی لیگ، اس وقت مشرقی پاکستان کے اپوزیشن لیڈر شیخ مجیب الرحمان جو کہ عوامی لیگ کے سربراہ تھے، اس
बदमाश शख्स ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई लाहौर में 6 फरवरी 1966 को, 6 फरवरी 1966, जिसमें वो क्या सारा पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी थी मौजूद थी। उस वक्त पीपल्स पार्टी नहीं बनी थी। खैर, तो 4 फरवरी को मुजीबर रहमान अपने चंद साथियों के साथ पाकिस्तान पहुंचता है। 5 फरवरी को वो उस नेशनल कॉन्फ्रेंस की एजेंडा कमेटी को अपना 6 निकात पेश करता है कि ये हमारे निकात कल के एजेंडे में शामिल कर दी जाएं। वो 6 निकात जो थे वो एडवाइजर उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कमेटी थी मुतलका, उसने रिजेक्ट कर दिए और उसको एजेंडे में शामिल न किया और मुजीबुर रहमान को इंतहा पसंद और इलाहदगी पसंद करार दे दिया। अब इस बात को समझने के लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा और ये मेरा सिलसिला चलता रहेगा। कभी कभी मैं मौजूदा हालात पे अगर ज़रूरी हुआ तो बात कर ले करूँगा, वरना मैं ये एजुकेट करता रहूँगा। आप सुनेंगे तो आप अपने बच्चों को कुछ बताने के काबिल हो जाएंगी, नहीं सुनेंगे तो मैं अपना फ़र्ज समझ कर अदा करता रहूँगा। खैर, फिर क्या हुआ जी, 6 जो कॉन्फ्रेंस का मुजीबर रहमान ने जो उसके कहने पर बुलाई गई थी बाइकाट कर दिया और फिर उन्होंने 22 फरवरी को मशहूर ज़माना 6 नकाती तहरीक शुरू कर दी। अब वो 6 नकात पर तो मैं बाद में आऊँगा। इसका बैकग्राउंड था क्या है। अब मैंने ये बताया ना कि क्या क्या हुआ था। अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, इसके लिए मैंने बाकायदा बहुत टाइम लगाया है। अगर आप सुनेंगे तो आपका भला हो जाएगा, वरना मुझे तो पता है और मैं उम्र के इस हिस्से में जितनी कोशिश कर सकता हूँ करता रहूँगा। जब उन्होंने पाकिस्तान में मुआहदा ताशकंद हो चुका था तो उन्होंने पोस्ट ताशकंद मुआहदा जो मुआहदा ताशकंद था उसके बाद का पॉलिटिकल सिचुएशन देखने के लिए वो पाकिस्तान आए थे। और इससे पहले जब पाकिस्तान बना है तो उन्होंने उस वक्त पॉपुलेशन उन्होंने ज़्यादा अपनी बताई थी या बताई गई थी वहाँ के मशरक़ी पाकिस्तान की। मुझे याद आ रहा है, ये मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन ये मुझे याद आ रहा है कि यहाँ की शायद 6 करोड़ थी और वहाँ की 7 करोड़ थी, जो कि महात्मा नियाज़ी साहब फरमाते थे जब पाकिस्तान बना पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ थी। खैर, उसकी बातों को तो मजाक में, क्योंकि ट्रंप और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ज़हनी तौर पर ये मुजीबर रहमान खुद को इसने कहा है और समझा है। उन्होंने उस वक्त जो मेजर एक्सपोर्ट होती थी ना इसकी पाकिस्तान की, उसका ज़्यादातर हिस्सा मशरक़ी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा सब पाकिस्तान की जो मुश्तरका पाकिस्तान जो है उसमें एक्सपोर्ट जितनी होती थी ज़्यादातर मशरक़ी पाकिस्तान में से होती थी, जिसमें परसेंट पहले नंबर पे थी। और ये तो खैर मुझे पता था, लेकिन ये पता नहीं था कि वो करना क्या चाह रहे हैं। इनफैक्ट जब वो कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो गई तो उन्होंने मैंने जो डेटा देखा 1950 के 5 साल मंसूबे से लेकर 70 तक 5 साल मंसूबे आए, जिसको मैं अगर अलग अलग देखने बैठूं, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप चाहें तो 5 साल मंसूबे के एडवाइजरी बोर्ड के पब्लिश करदा वॉल्यूम 1 में मौजूद हैं। ये मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ साथ। तो उसमें मैं 4 मंसूबों को अलग अलग डिस्कस नहीं करूँगा, वो मिलते जुलते ही हैं, इसलिए मैं टोटल पे जाऊँगा। इस 20 सालों में पाकिस्तान पे
मगरबी पाकिस्तान पे खर्च किए गए 1100 करोड़ से कुछ ज़्यादा, 1100 करोड़ से कुछ ज़्यादा, और मशरक़ी पाकिस्तान में खर्च किए गए तकरीबन 6 करोड़। जबकि वो ये चाहते थे, उन्होंने कहा कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारी आबादी ज़्यादा है, लेकिन हमें उस इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है, हमें आबादी के लिहाज से वसाइल नहीं दिए जा रहे। और यही आजकल के बलूचिस्तान के लोग फील करते हैं, जो शिद्दत पसंद हैं, वो इसी तरह गुमराह करते हैं। पॉपुलेशन की बुनियाद पर तो उन्होंने वसाइल मांग लिए, लेकिन रकबा के लिहाज से मगरबी पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान से बहुत बड़ा था, और अगर वहाँ कोई तरक्याती काम होता तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ते थे। बहरहाल जो भी था, इस चीज़ को सॉर्ट आउट और सेटल भी किया जा सकता था, सॉर्ट आउट भी किया जा सकता था। तो उन्होंने एक 22 फरवरी से मुल्कगीर तहरीक का ऐलान कर दिया 6 नकात पर। ये जानने के बावजूद कि मुजीबुर रहमान को इलाहियगी पसंद करार दे दिया गया है। अब मैं अगर परसेंटेज वाइज बताऊं तो 71% खर्च हो रहा था मगरबी पाकिस्तान पे और 29% खर्च हो रहा था मशरक़ी पाकिस्तान पे। तो यहाँ तक तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंकशाफ था, मुझे पता नहीं था। मैं फिर उस दोस्त का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे बताया, एक सवाल किया। चाहे मुझे ये भी हो सकता है कि उसे खुद ही पता ना हो कि अगरतला साजिश मुकम्मल तौर पर क्या है। वो मुझसे छोटा है, ज़ाहिर है उसे भी उतना पता नहीं होगा, लेकिन वो क्योंकि सहाफ़ी है और सहाफ़ियों से मगज़मारी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ तक तो उनकी बात अकल लगती थी, और मैंने भी महसूस किया कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया गया था। इस पर मैं अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो इस पर भी आऊँगा कि बजट की तकसीम कैसे की जाती है। लेकिन वो इलाहियगी पसंद करार दे दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान को, और उसी लाइन पे शेख हबीस शैतान चल रहा है आजकल। और अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, मेरी सोच में भी नहीं आ सकता कि इस मौजूदा पाकिस्तान को, जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मिलकर नाकाबिल तस्खीर बनाया, बीबी ने मिज़ाइल टेक्नोलॉजी और अलखालिद टैंक जैसे बड़े मंसूबे दिए, और पाकिस्तान को आज पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर है। यही वजह है कि हमारे बनी हमसाए को हिम्मत नहीं होती। अब अगर यहाँ तक सोचा जाए कि यार यहाँ इतना ज़्यादा फ़र्क है बजट के, वहाँ उनको कितना पैसा दिया जा रहा था जबकि मेजर एक्सपोर्ट थी पर्सन, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारे वजूहात होती हैं जो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस पर उन्होंने तहरीक शुरू कर दी। अब अवामी लीग की तहरीक शुरू हो चुकी थी सारी, बैकग्राउंड मैंने बता दिया। उन्होंने पॉपुलेशन के बेस बनाया और ये बताया कि वहाँ हमें आबादी के लिहाज से मसावाना हकूक़ नहीं दिए जा रहे, बल्कि हमसे इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है। इस पर मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। तो मैंने वो बैकग्राउंड आपको बताया है कि